नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट वक्र होते हैं, जैसे कि फिलिप्स वक्र हो गया, प्रेस्टन वक्र हो गया, लोफर वक्र हो गया, कुजनेट्स वक्र हो गया, जितने भी सारे वक्र हैं वो पूरे डिटेल से करेंगे और एकदम आसान भाषा में हम बढ़िया से इनको समझेंगे भी। तो आपको बिल्कुल भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी और आप पूरी बढ़िया से आसानी से इनको समझ भी पाएंगे और एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। कई बार क्या कहते हैं कि नाम दे देते हैं वक्र का और इसका संबंध किससे, आपको इस तरह से मिलान करके ऑप्शन होता है वो फाइंड करना होता है, तो आप इजीली इसको फिर कर पाएंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के अभी हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वक्र आता है प्रेस्टन वक्र। ये अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दिया था 1975 के अंदर। तो उन्होंने इसमें क्या बात बताई थी, इन्होंने एक संबंध बताया था। क्या बताया था? एक संबंध यानी एक रिलेशन बताया था। किसके बीच में? जैसे कि इन्होंने बताया कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है या देश की आय, यानी जो देश जितना ज़्यादा अमीर होता है तो हम प्रति व्यक्ति आय से निर्धारण करते हैं अमीर कौन सा है, गरीब कौन सा है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय है, और उन्होंने क्या देखा, इसके साथ देखा जीवन प्रत्याशा, यानी एवरेज, मतलब लोग कितने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। इन दोनों के बीच संबंध देखा। विभिन्न देशों का इन्होंने मूल्यांकन किया और उसके आधार पर अपना एक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया उसको एक हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये एक ग्राफ है, इधर हम प्रति व्यक्ति आय ले लेते हैं, ठीक है, और इस साइड ले लेते हैं हम जीवन प्रत्याशा। तो इन्होंने सर्वे किया, उसमें इन्होंने पाया कि जैसे जैसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो वहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है, यानी उनकी एज है वो एवरेज एज है वो बढ़ रही है। लेकिन एक समय आता है प्रति व्यक्ति आय का, जैसे कि पहले किसी देश की पर कैपिटा इनकम है वो 100 रुपये थी, फिर बढ़ के 200 हो गई, 300 हो गई, 4000 हो गई, 6000 हो गई, लेकिन एक सीमा आई, मान लीजिए 7000 हो गई। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए उस देश की बढ़ रही है, लेकिन जीवन प्रत्याशा पर कोई ज़्यादा मतलब जो प्रभाव नहीं पड़ रहा, बढ़ नहीं रही है, वो एकदम कांस्टेंट सी हो गई है और धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क आ रहा है। और एक समय के बाद बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, एकदम कांस्टेंट सी हो गई है। तो ये संबंध बताता है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारी जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद जीवन प्रत्याशा पर कोई मतलब इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलती हैं वो देखिए। इससे हमारे पास एक निष्कर्ष तो क्या निकलता है, एक निष्कर्ष यह निकलता है कि अमीर देश होते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है गरीब देशों के मुकाबले। जो एकदम ही गरीब है उनकी प्रति व्यक्ति आय कम होती है, तो वहाँ के लोग ही आपको पता होगा प्रति व्यक्ति आय कम है तो स्वास्थ्य वगैरह सुविधा वो सब भी नहीं होगी, तो जीवन प्रत्याशा वहाँ की कम ही होगी। और जो अमीर देश है उनकी प्रति व्यक्ति आय है वो मतलब गरीब देशों के मुकाबले ज़्यादा होती है। एक और निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय की भी एक सीमा है, इसके बाद जीवन प्रत्याशा पर कोई संबंध नहीं पड़ रहा है। मतलब एक सीमा के बाद में प्रति व्यक्ति आय है वो मतलब कितनी भी बढ़ जाए हमारी जीवन प्रत्याशा पर कोई संबंध ज़्यादा नहीं पड़ेगा। मूल मोटा मोटा इन्होंने प्रेस्टन वक्र के अंदर इतना ही बताया था। चलिए अब हम अपने सेकंड वक्र की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वक्र है फिलिप्स वक्र। ये अर्थशास्त्री फिलिप्स है, उन्होंने दिया था। इन्होंने बहुत ही मतलब सिंपल सा है ये, इन्होंने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच हमें संबंध बताया था। इन्फ्लेशन होती है जो मुद्रास्फीति बोलती है जिसको हम, ठीक है, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का संबंध किससे बताया था, बेरोजगारी से। इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति और जो बेरोजगारी है इन दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम ऐसे लिखते हैं 1/1 बेरोजगारी। इसका मतलब क्या समझे आप, आपको मतलब समझना ज़्यादा जरूरी है, व्युत्क्रमानुपाती से सीधा काम नहीं चलेगा। मतलब अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, किसी संख्या के अपवन में हम लिख रहे हैं, तो बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर बेरोजगारी कम है किसी देश के अंदर तो वहाँ की मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी। कैसे, इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि ग्राफ से समझते हैं इसको भी हम। मान लीजिए ये है, इधर हम ले लेते हैं बेरोजगारी, ठीक, और इधर ले लेते हैं हम मुद्रास्फीति। तो देखिए
अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, मान लीजिए पहले बेरोजगारी कम हो रही है, किसी देश की बेरोजगारी कम है, अगर बेरोजगारी कम है तो वहाँ पे क्या होता है, बेरोजगारी कम होती है, लोग मतलब रोजगार में ज्यादा होते हैं तो मांग बढ़ती है, वस्तु और सेवा की अगर मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और अगर बेरोजगारी क्या होगी, ज्यादा बढ़ गई, तो बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी तो मांग भी मतलब कम होगी, क्योंकि उनके पास उपभोग करने का या फिर ज्यादा पैसे नहीं होंगे, पूंजी नहीं होंगे, तो मतलब वस्तु और सेवा की मांग भी कितनी होगी, कम होगी। वस्तु और सेवा की अगर मांग कम होगी, बाजार में कम होगी, तो इसका रेट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, तो मुद्रास्फीति भी कम होने लग जाएगी। यानी अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारी मुद्रास्फीति क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है, इस टाइप से होता है, व्युत्क्रमानुः संबंध। यानी ये बढ़ेगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको शायद समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा और इंटरप्रेट कर देता हूँ। बेरोजगारी कम होगी, जैसे हम कैसे देखते हैं इसको, आप ऐसे देखिए, जैसे कि 100 लोग रोजगार के अंदर है, ठीक है, 100 रोजगार के अंदर है, तो इनको मान लीजिए तनख्वाह आ रही है, एक को 10 रुपये आ रही है, तो 100 को कितनी आ जाएगी, 1000, एक को 10 आ रही है, तो 1000 के पास कोई वस्तु है, उनको खरीदने के लिए इतने पैसे हैं, इन पैसों से कोई वस्तु खरीदी जा रही है इन सब के द्वारा। मान लीजिए वस्तु कितनी है, वस्तु 100 ही है, तो ये सब मांग कर रहे हैं खरीदने की, सबको जरूरत है, तो ये वस्तु वाला क्या है, ऑटोमेटिक अपनी मांग बढ़ा देगा। लेकिन क्या हुआ, इन 100 में से मान लीजिए 90 बेरोजगार हो गए, यानी बेरोजगारी बढ़ गई, पहले एक भी बेरोजगार नहीं था, अब 90 बेरोजगार हो गए और 10 ही बचे हैं, ठीक है, 10 बचे हैं, तो इनके पास क्या होगा, 10 के पास मतलब बहुत कम हो गया, और वस्तु की मांग क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो गई है। 90 के पास तो पैसे नहीं है, ये वस्तु खरीदने जाएंगे नहीं, तो वस्तु वाले के पास ऑप्शन अब कम हो गए, बहुत कम लोग हैं, तो इनके लिए क्या होगा, अब वो मांग ऑटोमेटिक कम कर देगा। यानी मुद्रास्फीति का इस पे जो प्रभाव है वो पड़ता है, यानी उल्टा संबंध पड़ता है। जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो हमारी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये मांग और बाजार के अंदर मांग की जो पूर्ति होती है उस हिसाब से ये काम करता है। चलिए हम अगले वक्र की बात करते हैं। अगला वक्र है लोफर वक्र, काफी इंटरेस्टिंग वक्र है, और इसमें हमें क्या बात बताई गई थी, इसमें 2 बिंदु आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना है टैक्स रेट, ठीक है, टैक्स रेट का हम संबंध देखेंगे। टैक्स रेट तो आपको पता है ना, कर की दर होती है जो, और टैक्स रेवेन्यू जो सरकार को इसको टैक्स से मतलब कितना राजस्व मिलता है, इन दोनों में क्या संबंध है। जैसे कि आप खुद देखिए, समझदार हैं, मान लीजिए किसी देश के अंदर 5% की टैक्स दर है। 5% का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें 5 रुपये आपको सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में, इस तरह से है ये। अगर वही दर 5 से 10% हो जाए तो उसी 100 रुपये में आपको कितने देने पड़ेंगे सरकार को, आप 10 रुपये देने पड़ेंगे, है ना, 10 रुपये देंगे आप। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टैक्स की रेट बढ़ रही है तो सरकार को रेवेन्यू भी क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है ना। पहले 5 रुपये दे रहे थे, फिर 10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर दे अचानक से, मान लीजिए सरकार ने कर दी दर 90%। क्या आपको लगता है अब जनता 90 रुपये देगी, मतलब 100 रुपये उसके पास पूंजी आ रही है पूरी, उसमें से 90 रुपये सरकार को दे सकती है, नहीं देगी। तो इसका रास्ता क्या निकालेगी जनता, जनता फिर क्या करेगी, या तो अपनी आय शो ही नहीं करेगी सरकार को, बोल देगी हमारे पास तो अभी 100 रुपये आए नहीं, 10 रुपये ही आए हैं, या फिर क्या करेगा, वो टैक्स चोरी करेगा, मतलब और इलीगल रास्ते वो अपनाएगा, इस तरह से काम करेगा। तो इस वक्र से हमें क्या संबंध है पता लगता है, इसको हम ग्राफ से देखेंगे। देखिए इधर हम क्या कर लेते हैं, टैक्स रेट देख लेते हैं, टैक्स रेट है, और इधर टैक्स रेवेन्यू जो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है टैक्स से, ठीक है। तो टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो एक सीमा तक तो क्या होगा, अच्छी बात है, आपका टैक्स मतलब रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार को राजस्व बढ़िया आएगा। लेकिन एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा आपने बढ़ा दी तो जनता फिर आपकी मतलब बात पर ज़्यादा गौर नहीं करेगी, और वो और दूसरे रास्ते अपनाएगी, और टैक्स का मतलब बचाव करने लगेगी, और सरकार का रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। जैसे आपको अगर 90% 95% टैक्स लगा दिया तो जनता कोई बेवकूफ़ थोड़ी इतना सारा टैक्स देगी, तो उसको फिर कमाई क्या होगी। तो इस तरह से इसमें संबंध आपको देखने को मिलता है। ये काफ़ी इजी वक्र था और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका मतलब आगे और कोई दिक्कत होगी तो वो समझा दूंगा। चलिए अगले वक्र की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वक्र है हमारा एंजल वक्र। एंजल वक्र एक प्रकार का ग्राफ है जिसके अंदर हम देखते हैं कि वस्तु या सेवा की मांग है और उपभोक्ता की आय है।
यानी इसके अंदर हम क्या देखेंगे, वस्तु या फिर सेवा, इसकी मांग पर उपभोक्ता की जो आय है, इसका असर देखेंगे हम उपभोक्ता की आय से। इन दोनों के बीच से क्या संबंध पड़ता है, यानी जो वस्तु और सेवा की मांग पर क्या असर पड़ता है, उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाए या घट जाए, इसमें परिवर्तन हो तो वस्तु और सेवा की मांग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वस्तु या सेवा ये दो प्रकार की होती है। एक तो वस्तु वो होती है जो मांग बढ़ने पर बढ़ती है, यानी उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी इसके वस्तु के लिए तो उसका मतलब रेट भी बढ़ जाएगा। और एक दूसरी वस्तु निम्न स्तर की वस्तु होती हैं जिनकी मांग होती है वो आय बढ़ जाएगी इसकी, लेकिन इनका जो रेट है उस पर कोई मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ग्राफ से समझेंगे, थोड़ा सा ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे लें, इससे तो ले लेते हैं हम उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय जैसे बढ़ रही है, ठीक है, और इस साइड ले लेते हैं हम जो वस्तु या सेवा की मांग है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको दो वस्तुएं बताई, ठीक है। एक तो क्या होती है, इंफीरियर गुड्स होती है, यानी एक सामान्य वस्तु होती है, और एक होती है निम्न स्तर की वस्तु, मतलब छोटी मोटी वस्तुएं हो गई या फिर जो कम क्वालिटी वाली वस्तुएं हो गई, उस टाइप की वस्तुएं। तो सामान्य वस्तुएं होती है जो नॉर्मल गुड्स होती है, मैं रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, इनकी मांग है वो आय बढ़ने पर बढ़ जाती है। यानी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो मान लीजिए नॉर्मल कोई बिस्किट वगैरह हो गया या फिर घर पर और कोई चीज़ें हो गई, नॉर्मल चीज़ें होती है जो, तो अगर आय बढ़ेगी तो हम जरूर लाएंगे घर पर। यानी इनकी जो वस्तु है सेवा की मांग है वो आय बढ़ने पर बढ़ जाती है इस टाइप से, ठीक है। और दूसरी होती है निम्न निम्न वस्तुएं, इनकी मांग है वो आय बढ़ने पर घट जाती है। क्वालिटी एकदम ही लो वाली होगी तो वो तो अपने आप ही मतलब हम क्यों खरीदेंगे, हमारी आय बढ़ गई है तो हम तो नॉर्मल वाली तो मतलब खरीदेंगे बढ़िया से, लेकिन एकदम ही खराब वाली है, घटिया वाली, वो क्यों खरीदेंगे। तो आय जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये वाली वस्तुएं हम लेना खराब कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि आपके पास अभी 10 रुपये है, आपकी आय मान लीजिए 10 रुपये है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 10 रुपये आपकी आय है और 10 रुपये में दो चीज़ें मिल रही है। एक कोई चीज़ खरीदनी है आपको, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए एक कप खरीदना है आपको, उस बाजार में दो टाइप के कप मिल रहे हैं, एक कप तो है 10 रुपये का ही, एक कप है 20 रुपये का। 10 रुपये वाला इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, यानी खराब शायद दिखने में भी बढ़िया नहीं है, लेकिन 20 रुपये वाला सुंदर भी है, टिकाऊ भी है और ज़्यादा टाइम तक चलेगा ये भी पता है। लेकिन आपकी आय 10 रुपये है तो आप कौन सा खरीदोगे, 10 वाला। लेकिन आय की आय मान लीजिए 1 महीने बाद 30 रुपये हो गई, तो अब आप कौन सा खरीदोगे, ये वाला ज़्यादा टाइम तक चल रहा है, ये 1 महीने ही मुश्किल से चलेगा, आपका टूट जाएगा, तो आप कौन सा प्रायोरिटी दोगे। आप फिर 30 रुपये आए होगे तो आप 20 रुपये वाला खरीदने को प्रायोरिटी देंगे। तो वही हमारे ग्राफ पर हमने दर्शाया था, यानी जो नॉर्मल गुड्स होती है उनकी आय तो फिर बढ़ने लग जाती है, आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, लेकिन जो खराब क्वालिटी वाली है वो हमारी मांग, आय बढ़ेगी तो उनकी मांग हमारे पास मतलब कम हो जाएगी, हम उनको खरीदना कम करेंगे और इनको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो ये इस टाइप का इसमें दो हम वक्र देखते हैं, ठीक है। एक मतलब ग्राफ के अंदर हम दो वस्तुओं के कंपैरिजन देखते हैं, जो खराब वस्तुएं होती है और एक नॉर्मल वाली होती है उनके बीच में। चलिए अब हम अगला वक्र देखते हैं। अगला वक्र है लोरेंज वक्र। ये एक प्रकार से हमें ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बताता है, जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। मैं पूरा तो नहीं बनाऊंगा, आपको थोड़ा सा बना देता हूँ, टाइम लग जाएगा नहीं तो। इसमें भारत के अंदर मान लीजिए किसी एरिया का हम प्रतिनिधित्व देखते हैं, ग्राफिकल रूप से ये निकालेगा। मान लीजिए जम्मू कश्मीर वाला ये उत्तरी वाला रीजन है, इसका निकाल लिया, यहाँ पे इस रीजन का निकाल लिया, यहाँ पे इस रीजन का निकाल लिया, इनका अलग अलग मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा और उसके आधार पर आय और संपत्ति का वितरण देखेगा कि जो उत्तरी भाग है उसमें आय और संपत्ति का वितरण कितना है, दक्षिणी भाग में कितना है, पूर्वी में कितना है, पश्चिमी में कितना है, या फिर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पे आय का वितरण कितना है, इस मतलब पूर्वी भाग में कितना है, दक्षिणी भाग में कितना है, ये सब निकालेगा और उसके आधार पर अपना ऑब्जर्वेशन देगा कि यहाँ पर आय ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इसी से हम गिनी गुणांक भी निकालते हैं। तो लोरेंज वक्र के आधार पर गिनी गुणांक की हम गणना कर सकते हैं, इसको आधार बना के। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इस वक्र में ज़्यादा और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए हम अगले वक्र की बात करते हैं। अगला वक्र है कुजनेट्स वक्र। कुजनेट्स के अंदर एक पर्यावरण वाला भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये वक्र हमें क्या बताता है,
वक्र का मतलब ग्राफिकल प्रतिनिधित्व आपको ऐसे बनाना पड़ता है, वही इसमें वक्र लिखा हुआ है इसीलिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम आर्थिक विकास और आय की असमानता के विषय वो देखते हैं। अगर आर्थिक विकास बढ़ेगा तो जो हमारी आर्थिक असमानता है उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्थिक विकास और आय असमानता या फिर आर्थिक विकास, आर्थिक असमानता, आय या आर्थिक, इन दोनों से तो आप समझ जाओगे इनमें क्या फर्क पड़ता है। तो आर्थिक विकास पहले शुरुआती फेज में होता है किसी देश के अंदर, जैसे कि विकासशील देश हो गए। शुरू शुरू में जो अमीर लोग होते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनके पास मतलब व्यय करने का, निवेश करने का ऑप्शन ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से असमानता होती है, शुरू शुरू में बढ़ती है काफ़ी, ठीक है। लेकिन बाद में जब आर्थिक विकास बढ़िया हो जाता है, विकासशील से विकसित की ओर या फिर विकासशील के मतलब चरम स्तर पर पहुंच जाता है, उच्च विकासशील की ओर, तब क्या होता है, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम भी करती है शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज़ों में। तो असमानता होती है वो क्या होने लग जाती है, फिर कम होने लग जाती है। यानी एक पहले तो क्या होगा, असमानता बढ़ेगी लेकिन बाद में क्या होने लग जाएगी, कम होने लगेगी। सरकार क्योंकि जो निचले तबके में रह गए हैं उनको भी फिर क्या करेगी, उनके विकास पर भी जोर देगी, और वो फिर जैसे ही एकदम उस समानता की धारा में आ जाएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच असमानता है वो कम होने लग जाएगी। और इन्वायरमेंटल कुछ वक्र होता है वो भी ऐसे बताता है हमें। इन्वायरमेंट वाले में क्या होता है कि शुरू शुरू में तो हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हमारी क्या होता है, जैसे कि हमने आर्थिक विकास और पर्यावरण शरण है, इन दोनों के बीच संबंध देखेंगे। इसमें क्या बताते हैं हम आर्थिक विकास और पर्यावरण शरण के बीच, यानी आर्थिक विकास से पर्यावरण शरण को हम कुछ मिनट्स में देखें तो इधर आर्थिक विकास ले हम और इस साइड ले हम पर्यावरण का अंदर शरण। तो शुरू शुरू में आर्थिक विकास करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण के मतलब हानि काफी होगी, लेकिन फिर उस स्तर पर पहुंचने के बाद टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है और चीजें बढ़ जाती है, तो हम पर्यावरण का चरण है वो उस तरह से कम करने लग जाते हैं। जैसे अभी हम सतत विकास लक्ष्य और चीजों की ओर ध्यान केंद्रित करने, पर्यावरण में मतलब जो जीरो कार्बन रेटिंग है, उस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़िया होगी तो क्या होगा, पर्यावरण चरण भी फिर कम होने लग जाएगा। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट वक्र थे अर्थव्यवस्था के अंदर, इनसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पीसीएस एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग, सब में पूछते हैं इसमें से क्वेश्चन। और मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में इनको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से फिर से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको इनका मतलब कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आ गई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आसानी से इसका आंसर बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम किसी और वीडियो में मिलेंगे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।